हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुनीता नंदल कक्षा 10th के लिए कृतिका भाग 2 का पाठ है जॉर्ज पंचम की नाक। कौन सा है? जॉर्ज पंचम की नाक, जिसके लेखक है कमलेश्वर। इसके अभ्यास के प्रश्न लेकर आई हूँ। सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर के जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? सरकारी तंत्र में जॉर्ज पंचम की नाक लगाने को लेकर के जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है वह उनकी गुलाम मानसिकता को दर्शाती है। कौन सी मानसिकता? गुलाम। उनकी इस मानसिकता से पता चलता है कि वे आज़ाद होकर भी अंग्रेज़ों के प्रभाव से प्रभावित हैं। यानी कि आज़ाद होने के बाद भी उनके दिमाग आज भी गुलाम है। उन्हें अपने उस मेहमान की नाक कीमती लगती है जिसने भारतवर्ष को गुलाम बनाया, अपमानित किया। उनके पास जॉर्ज पंचम जैसे लोगों के बुरे कार्यों को उजागर कर विरोध करने की हिम्मत नहीं है। वे उन्हें सम्मान दे करके अपनी दासता की भावनाओं को प्रमाणित करना चाहते हैं। इस पाठ में लेखक ने भारतीय संस्कृति की अतिथि देवो भव की परंपरा पर प्रश्न चिन्ह अवश्य लगा दिया। उसका कथन है कि अतिथि का सम्मान करना उचित है, किंतु अपने असम्मान की बलि देकर नहीं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह तर्कसंगत ठहराएंगे? रानी एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का कारण था रानी के द्वारा भारत, नेपाल और पाकिस्तान के दौरे के समय पहनी जाने वाली पोशाकों की विविधता, सुंदरता और आकर्षण था कि इस समय इन पोशाकों में रानी कैसी लगेगी। दर्जी की परेशानी उसकी अपनी दृष्टि से तर्कसंगत थी। हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य को सर्वश्रेष्ठ रूप में प्रस्तुत करना चाहता था ताकि वह दूसरों द्वारा की गई प्रशंसा को सहज रूप में बटोर सके। एलिजाबेथ उस देश की रानी थी जिसने उन देशों पर राज्य किया था जहां अब वह दौरे पर आ रही थी। पहले भारत में राज था तो वहां दौरा करने के लिए आ रही थी। हर व्यक्ति की दृष्टि में पहली झलक शारीरिक सुंदरता और वेशभूषा की होती है। इसी कारण बाहर से आने वाले व्यक्ति के विषय में अपना मत बनाता है, अपना विचार बनाता है कि कैसा होगा। यही कारण है कि दर्जी रानी के लिए अति सुंदर और आकर्षक पोशाक बनाना चाहता था। यही उसकी परेशानी का कारण भी था। अगला, और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने भारत की यात्रा करने का निश्चय किया तो भारत सरकार की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। नई दिल्ली की शोभा के माध्यम से सारे देश की झलक दिखाने का भाव उत्पन्न हो गया। नई दिल्ली की सड़कें टूटी फूटी धूल से भरी हुई थी। उन्हें साफ किया गया, मरम्मत की गई, पुराने भवनों को संवारा गया, सजाया गया, सफ़ेदी की गई। हर चौराहे को रानी के स्वागत के हेतु बंधनवार फूलों से सजाया गया होगा। रानी के स्वागत के लिए रंग बिरंगे बोर्ड तैयार किए गए होंगे। सड़कों के किनारे सुंदर सुंदर पौधों से सजे हुए गमलों को रखा गया होगा। सड़कों पर पानी का छिड़काव किया होगा कि धूल ना उठे। तो इस तरह की तैयारियां की गई होंगी। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों के वर्णन का दौर चल पड़ा है। आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार है? पहला प्रश्न बनता है, इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपका क्या विचार बनता है? आज की पत्रकारिता चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों के बारे में कुछ न कुछ लिखने में गर्व अनुभव करती है। ऐसी पत्रकारिता उन लोगों के निजी जीवन के संबंध में शाब्दिक जानकारी तो अवश्य मिलती है जिनके बारे में वे न जाने वे क्या क्या सोचते हैं। उनके जीवन के विषय में कुछ न कुछ जानने का एहसास अवश्य कर सकते हैं। ऐसी पत्रकारिता से मनोरंजन भी होता है, लेकिन ऐसी खबर को अखबार के प्रमुख खबर के रूप में नहीं छापना चाहिए। अगला है, इस तरह की पत्रकारिता आम जनता विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? इस प्रकार की पत्रकारिता आम जनता को रहन सहन के तौर तरीके, फैशन आदि के बारे में जागरूक अवश्य करती है, लेकिन कभी कभी इसका इतना अधिक प्रभाव पड़ता है कि युवक युवतियाँ पढ़ाई लिखाई की अपेक्षा फैशन की ओर ध्यान देने लगते हैं। ऐसे युवक युवतियाँ वास्तविकता की अपेक्षा दिखावे में ज़्यादा विश्वास करने लगते हैं। नेक्स्ट, जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए? जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने अनेक प्रयत्न किए। उसने सबसे पहले वैसा ही पत्थर खोजने के लिए देश भर के पर्वत छान मारे जिससे मूर्ति बनी हुई थी।
फिर सरकारी फाइलें ढूंढी ताकि कोई अता पता चल जाए। देश भर के महान पुरुषों की बनी प्रतिमाओं को की नाकों का नाप लिया गया, पर वे उससे भी बड़ी थी। अंत में किसी की जीवित नाक काट करके जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगा दी। अगला है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर गहरी चोट करते हैं, करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए फाइलें को सब कुछ हजम कर चुकी थी। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। पाठ में ऐसे अनेक कथन आए हैं, वो छांट करके लिखिए। कौन कौन सा आया था? शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज भारत में आ रही थी। गूंज भारत में आ रही, यानी कि तैयारी भारत में चल रही थी। रानी एलिजाबेथ वहां से आ रही थी और तैयारी हिंदुस्तान में चल रही थी। गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, यानी कि पहरेदारी चलती रही और नाक चोरी हो गई। सभी सहमत थे, यदि लाट की नाक नहीं थी, नहीं तो हमारी भी नाक नहीं। इस बात से कि लाट की, यानी कि जो मूर्ति बनी हुई थी उसकी इज्जत थी तो हमारी इज्जत थी। फाइलों के पेट चीरे गए, परंतु सब कुछ भी पता न चला, यानी कि फाइलों को ढूंढा गया, खोजा गया। हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। लानत आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, लेकिन बड़ी होशियारी से। तो ये पाठ में ये शब्द आए हैं जो मौजूदा हमारी जो व्यवस्था है वह व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हैं ना। अगला है, नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है। ये बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है, बताइए। लेखक का प्रमुख लक्ष्य ही नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक सिद्ध करना रहा है। जॉर्ज पंचम भारत पर विदेशी शासन का प्रतीक है। उनकी लाट यानी प्रतिभा से नाक चली जाना उनका अपमान है। इसका अर्थ ये हुआ कि स्वतंत्र भारत में जॉर्ज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मान करके उनका खंडन किया गया है, उनका विरोध किया गया। रानी एलिजाबेथ के भारत आगमन पर सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी प्रकट करने के लिए की अपेक्षा उसकी आराधना में, उसकी पूजा में जुट गए। ये कार्य भारत की नाक कटने के समान था। नाक कटना, मुहावरा, बेइज्जती होना, अपमानित होना। जॉर्ज पंचम विदेशी शासक था, उसकी नीतियां भारत विरोधी थी। उन्होंने भारत पर अत्याचार किए, इसलिए उनकी नाक किसी भारतीय सेनानी से छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक लगाने के लिए कटिबद्ध, तैयार दिखाई देते हैं। उनकी नाक लगाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च किए गए। अंत में कोई जीवित नाक उस पर लगा दी गई। इससे तो भारतीयों की नाक और भी कट गई। अगला, जॉर्ज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक भी फिट न होने की बात की। लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है? जॉर्ज पंचम की नाक पर सभी भारतीय नेताओं और भारतीय बच्चों की नाक से भी उसकी, जॉर्ज पंचम की नाक छोटी थी। इसके माध्यम से लेखक ने बताया कि भारतीय नेताओं और बलिदान देने वाले बच्चों का मान सम्मान जॉर्ज पंचम की नाक से ज़्यादा था। गांधी, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू आदि नेता ने निश्चित रूप से जॉर्ज पंचम से कहीं अधिक सम्मान पाया था, ज़्यादा सम्माननीय थे। ये संकेत करना ही यहाँ लेखक का लक्ष्य रहा है। अगला है, अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को किस तरह प्रस्तुत किया? अखबारों ने जिंदा नाक लगाने की खबर को इस तरह इतना ही प्रस्तुत किया कि नाक का मसला हल हो गया। राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग रही, केवल इतना दिखाया। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से लेखक ने बताया है कि देश में स्वतंत्रता के पश्चात दिल्ली में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, केवल जॉर्ज पंचम का अभिमान और मान मर्यादा की ऊंची नाक नहीं। अंग्रेजी राज्य में उनकी यहाँ तूती बोलती थी, उनका प्रभाव था, उन्हीं का आदेश चलता था, किंतु अब इंडिया गेट के पास वाली उनकी मूर्ति की नाक विशेष नहीं बची थी। अगला है, जॉर्ज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे? जॉर्ज पंचम की मूर्ति को 40 करोड़, जिस समय ये पाठ लिखा गया उस समय भारत की जनसंख्या 40 करोड़ थी। भारतीयों में से किसी एक की जिंदा नाक लगाने की जिम्मेदारी मूर्तिकार ने ली। अखबारों में खबर छप गई कि नाक लगा दी गई। उस दिन भारतीयों को लगा कि उन सब की नाक कट गई। संपूर्ण भारतीय जनता का अपमान हुआ। आज देश में उस व्यक्ति की मूर्ति को जिंदा नाक लगा दी गई जिसने सारे भारत को गुलामी की जंजीरों में बांध रखा था। इसलिए इस अपमानजनक घटना के बाद अखबार चुप थे।
अपमान की पीड़ा से व्याकुल होने के कारण उनके पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं बचे थे, इसलिए सारे अखबार चुप थे। अब आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज पंचम की नाक के लेखक है कमलेश्वर। समाज में नाक किसका प्रतीक है? सम्मान का, इज्जत का। जॉर्ज पंचम कौन था? अंग्रेज अधिकारी था, आपने एसएस में पढ़ा है। जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी के अनुसार कहाँ की रानी भारत में आने वाली थी? इंग्लैंड की रानी। कौन सी रानी थी? एलिजाबेथ। रानी के पहुंचने से पहले किन लोगों की फौज तैयार की गई? फोटोग्राफरों की। काया पलट होना मुहावरा है, पूर्णतः परिवर्तन कर देना, बिल्कुल बदल देना। लेखक के अनुसार कुछ नाकों को उतार करके कहाँ पहुंचा दिया गया था? अजायब घरों में, म्यूजियम में। फाइलों के पेट चीरना आया था इसमें क्वेश्चन में। फाइलों के पेट चीरना का मतलब फाइलों को आदि से अंत तक पढ़ना। प्रस्तुत कहानी में मूर्तिकार ने किन बच्चों का उल्लेख किया है? 1942 में शहीद होने वाले बच्चों का उल्लेख किया है, जिक्र किया है, वर्णन किया है। अंत में मूर्तिकार ने जॉर्ज पंचम की लाट पर कैसी नाक लगाने का निर्णय लिया था? जिंदा नाक लगाने का। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने की परेशानी से भारतीयों की कैसी मानसिकता झलकती है? गुलामी की, कि उनके दिमाग आज भी गुलाम है। नाक कट जाना मुहावरा है, अपमान होना, बेइज्जती होना। जॉर्ज पंचम की लाट कहाँ स्थित थी? राजपथ पर थी। मूर्तिकार की विवशता का मतलब मजबूरी का कारण क्या था? गरीबी। जॉर्ज पंचम की नाक कटने के पीछे प्रमुख कारण क्या रहा होगा? भारतीयों के अपमान का बदला लेना। भारतीयों के अपमान का बदला लेने के लिए जॉर्ज पंचम की नाक काटी गई होगी। उम्मीद है कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।